नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी दोस्तों, इस बात वीडियो हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट में है मैथ्स एंड मैथ्स पैडागोजी पैडागोजी दोनों इसमें इंक्लूड रहेंगे। क्वेश्चन दोनों के रहेंगे, चाहे न्यूमेरिकल हो या फिर पैडागोजी। दोनों के क्वेश्चन किस प्रकार से गणित में पूछे जाते हैं, गणित में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको इस प्रैक्टिस सेट में मिलने वाले हैं। चाहे सी टेट की बात करो, एमपी टेट की बात करो, यूपी टेट की बात करो, स्टेट टेट, रेट, कोई सा भी स्टेट टेट हो या फिर केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड कोई एग्जाम हो जहाँ पर टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहाँ पर गणित होगा और गणित पैडागोजी होगा वहाँ पर इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इस प्रैक्टिस सेट में मैंने इंक्लूड किए हैं। देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चनों को हल करना है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। क्या शामिल है? अनुमान लगाना, व्यापक या फिर हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग या फिर क्रियाकलाप आधारित उपागम। तो सवाल हल करने के लिए जो शामिल है इसमें मुख्य रूप से गणित में क्रियाकलाप आधारित उपागम इसमें शामिल है। क्रियाकलाप आधारित, उसमें क्रियाकलाप ही तो होते हैं, कुछ ना कुछ सवाल हल करेंगे उसमें कुछ ना कुछ क्रिया तो होती है। आपकी जो मसल्स होती है, हाथ होते हैं, मस्तिष्क होता है, ये सब कुछ उसमें लगाया जाता है, उसका प्रयोग करके सवाल को हल किया जाता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दिया हुआ, एक पासे के विपरीत फलकों की संख्या का योगफल 7 होता है, निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा? मतलब कौन सा पासा सही होगा। क्वेश्चन दूसरी तरीके से इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा पासा खुला हुआ है। आप जानते हैं जनरली यदि पासे की बात करते हैं, एक स्टैंडर्ड पासा जो होता है उसके दो फलकों का, एक इस साइड की फलक है, एक इस साइड के विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों कितना योग होता है? 7 होता है। यदि इस प्रकार से सवाल पूछे जाएं तो आपको देखना है कि दो विपरीत फलकें जो होती कभी भी एक साथ नहीं होती हैं। कभी भी क्या नहीं होती है? साथ नहीं होती। विपरीत फलकें कभी भी एक दूसरे से सटी हुई नहीं होती है, इतने याद रख लीजिए। जैसे कि अब यहाँ पर देखेंगे, और जो भी अल्टरनेट में होती हैं वो एक दूसरे की क्या होती हैं? विपरीत फलकें होती हैं। यदि यहाँ पर बात करूँ मैं, वो सभी के सभी योग होने चाहिए। यहाँ पर 1 और 2 के मिलाऊं तो कितना हो जाएगा? 3 होगा। इसका योग क्या है? 7 नहीं हो रहा, तो ऑप्शन यहीं से कट हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको देखूंगा, यदि मैं 3 और 4 मिलाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 3 और 4 कितना होता है? 7। ये 7 हो रहा है योग, लेकिन क्या और दूसरा भी 1 को और 2 को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो रहा है। तो ये भी नहीं हो रहा, तीसरा भी नहीं, ये भी नहीं हो रहा, सी। इसके बाद मैं दूसरा देता हूं, तो दूसरा क्या है? 5 और 2 मिलाऊंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 3 और 4 मिलाऊंगे तो 7 हो जाएगा, और 1 और 6 मिलाऊंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कि जितने भी इसके 6 के 6 जो खुले हुए हैं वो सभी के सभी क्या है? सभी का योग जो हो रहा है 2 को मिला करके 7 हो रहा है। विपरीत फलक जो होंगी, जैसे कि यहाँ पर 6 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा, 3 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा, और 5 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा। उसी प्रकार से यदि यहाँ पर 1 के विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत यहाँ पर 2 होगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 होगा। 7 नहीं हो रहा है, इसलिए जो भी ऑप्शन अलग अलग हो जाएगा। इसके बाद 3 और 5 कितना हो जाएगा? 3 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा, जो कि अपोजिट है, लेकिन 3 और 5 कितना होता है? 8 होता है। तो इसका भी योग सही नहीं हो रहा। 7 सभी का जो सही हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? बी नंबर का हो रहा है सही, इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। जब भी इस प्रकार के सवाल मिले आपको तो आपको ये देखना है, बहुत आसान है। एक बार यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या करना है इसके लिए? इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको बस इतना देखना है कि जो भी आपके पास दिए हुए हैं, जो भी पासा खुला हुआ है, तो एक छोड़ करके, जैसे जो 6 दिया हुआ है, 6 के बाद में यदि आप ऊपर जाएंगे तो बीच का निकाल दीजिए, इसके बाद इसको जोड़िए। 6 और 3 कितना होता है? 9 होता है। यदि यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, 1 को जे वाला छोड़ करके इसमें मिलाइए तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जैसे जे खुला हुआ तो जे खुलने के बाद में जे खुला वाला, जे वाला खुला वाला दोनों साथ, ये वाला खुला और ये दोनों खुला एक दूसरे के विपरीत होंगे। उसी प्रकार से क्या होंगे? जे वाला खुला और जे वाला खुला एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को आपको हल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। यानी कि यदि प्राथमिक स्तर में आप कक्षाएं पढ़ा रहे हैं और आकार और स्थान के बारे में आपको पढ़ाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप उसको क्रम से लगाना। यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, तो 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना है। 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना है। 2D आकारों को छांटना है। विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना है। तो इसके लिए कूटनीति दिया हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आकारों को छांटेंगे। तो सी ऑप्शन इसका सबसे पहले आएगा, ठीक है। और सी इस यहाँ पर पहले में भी है और
तीसरे में भी है। तो सी सबसे पहले आकारों को छांटेंगे, इसके बाद में क्या करेंगे, उनका अवलोकन करेंगे। 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करेंगे। क्या करेंगे, मिलान करेंगे। तो तीसरा हो गया, सी हो गया और ए हो गया। इसके बाद में डी आ जाएगा। इसके बाद डी में क्या है, विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करेंगे। देखो यहां पर मिलान किया था, यहां पर क्या है, मिलान किया था, अब इनका क्या कर दिया, वर्णन कर दिया। अब लास्ट में जो बचेगा 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करेंगे, मतलब में अपनी बुद्धि से इसका वर्णन करेंगे। ये इसका सही सीक्वेंस होगा। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, वो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, CADB इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। गणित में निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, एक तो होता है उपचारात्मक शिक्षण और एक होता है निदानात्मक परीक्षण। दोनों अलग अलग चीज होती है, एक नहीं होता है। तो गणित में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है, स्वतंत्र परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक देना या फिर प्रगति पत्रक को भरना। तो इसका सही जवाब क्या है, दूसरा होगा इसका सही जवाब, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, यानी कि बच्चों से जो गलतियां हुई हैं वो क्या गलतियां हुई हैं उनको जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह पर्याय प्रश्न पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ व गुणा नहीं कर सकता, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, या फिर राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। कभी भी आपको बाधा डालने के लिए नहीं देखना है कि बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है या फिर उसको समझने में कठिनाई है या फिर उसको ये नहीं कर सकता, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता तो वो ना कर सके। हमेशा हर एक बालक हर एक सवाल को कर सकता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता, इसलिए उसको समझ में नहीं आता कि वो गुणा करे या भाग करे, जमा करे या घटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताइए। आपको विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण के दो विकर्ण दिए हों, उसकी लंबाई दी, विकर्णों की लंबाई, उसका परिमाप आपको बताना है कितना होगा। तो इसके लिए आपको पता होगा, देखो कैसे निकालना है आपको। एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब होता है उसके सभी की 4 भुजाएं होंगी और चारों भुजाएं कैसी होगी, समान होंगी, लंबाई उसकी समान होगी, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो वर्ग ही हो, ठीक है। तो एक विकर्ण इसका जे है, एक विकर्ण जे है, एक विकर्ण की लंबाई आपको 8 सेंटीमीटर दी हुई है, एक की दी हुई है 6 सेंटीमीटर। यदि इसकी 6 सेंटीमीटर मान लो, इसकी 8 सेंटीमीटर, तो दो विकर्णों की लंबाई मिली। आपको चाहिए परिमाप निकालने की, भुजा की लंबाई चाहिए। एक भुजा की लंबाई निकल के आ जाएगी तो आपका जो परिमाप है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो भुजा की लंबाई निकालने के लिए एक सूत्र होता है। भुजा को यदि मैं ए नाम दे दूं तो सूत्र क्या बनेगा, ए बराबर 1/2 अंडर रूट में विकर्ण को डी नाम देते हैं तो D1 मतलब विकर्ण 1 का वर्ग और प्लस में विकर्ण 2 का वर्ग अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा एक सूत्र हो जाएगा, इसका वर्ग करना है। अब इन दोनों का वर्ग करके देखेंगे अंडर रूट में, तो 1/2 लिखेंगे, इसके बाद में अंडर रूट कर लगाएंगे। अंडर रूट में विकर्ण 1 यानी 8 का वर्ग कर दे तो 8 × 64 लिख दिए। इसके बाद में 6 का वर्ग 6 × 36 लिख दीजिए। इसके बाद में 1/2 करिए और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। नीचे 64 और 36 कितना होता है, 100 होता है। तो 100 का रूट कितना होता है, 10 आ जाएगा। तो 1/2 और गुणित में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 2 एकम 2 और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि भुजा ए बराबर जो आपका मान आ जाएगा, ए बराबर जो आपका मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एक भुजा का मान आपको 5 सेंटीमीटर में हो गया, दूसरे का 5 है, दूसरे का 5 है, तीसरे का भी 5 है। क्यों है सभी का 5, क्योंकि समचतुर्भुज है यानी कि सभी भुजाएं समान हैं। तो चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, 4 पंचे 20, इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक खाली स्थान से शुरुआत कर सकता है। यदि आप शिक्षक हैं और क्षेत्रफल की अवधारणा आपको पढ़ाना है छात्रों को, तो कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, तो बगैर टाइम वेस्ट किए जो आपके पास उपलब्ध हो वो चीज़ें सबसे पहले आप उठाइएगा। विभिन्न आकारों की आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र स्पष्ट करना, सूत्र कभी नहीं बताना है आपको, ठीक है। हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, बिल्कुल सही जवाब है जी इसका। आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र
लंबाई और चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना नहीं करना है मुझे। इकाई वर्ग गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना कभी नहीं करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको यदि शुरुआत करना तो वो आपकी जो हथेली है, पत्ते हैं, पेंसिल है, नोटबुक है, जग है, डस्टर है, इन सभी के उपयोग करते हुए, इन सभी सामग्रियों का उपयोग करते हुए आपको शुरू करना है और गणित की जो क्षेत्रफल की अवधारणा उसको परिचय देना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीएफ के ऊपर दिया हुआ है। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। यानी कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग वो कथन नहीं है। अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलापों एवं अभ्यास, उसे पढ़ने की विधि। तो उसे पढ़ने की विधि बताना है, उसे क्रियाकलाप और अभ्यास बताना, उसे पाठ्यपुस्तक में सामग्रियों को लिखने का तरीका बताना है। नहीं बताना है तो उसको क्या नहीं बताना है? सूत्र नहीं बताना है। यही आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्यों? उसमें क्या पूछा था? सिद्धांत का पालन नहीं करता है, तो यही इसका पालन नहीं करता। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ, हर एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? एक शिक्षक कक्षा से जे पूरा का पूरा ब्लैक भरा हुआ पर आधारित 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है? यानी कि जो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, हर एक में आपको देखना है कि जो ब्लैक किया हुआ भाग है, इसमें जे ब्लैक किया हुआ, इसमें ये ब्लैक किया हुआ, इसमें ये ब्लैक किया हुआ है, जे 1/8 उस पार्ट का है या नहीं है। तो यदि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो यहाँ पर ये तो 1/8 है, ये इसका मतलब सही है। 1/8 8वां भाग है। यदि इसकी बात करूं तो इसमें भी यदि आप यहां से देखेंगे, आधा इसको कर लिया, ठीक है, तो इसके 4 भाग कर दिए, इसके 4 भाग कर दिए, तो बराबर ही बनेंगे। हाँ, जे त्रिभुज में बने हैं, जे वर्ग में बने हैं, लेकिन है तो बराबर सभी, क्योंकि इसके भी 4 भाग हैं, इसके भी 4 भाग हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बाद में जो डी देख लिए, डी में भी क्या है? डी को भी यहाँ से 2 भाग में बांट दिया। इसके बाद जे और जे बराबर, जे और जे बराबर, जे और जे बराबर, जे और जे बराबर, तो 1/8 इसका भी सही है, ठीक है। अब सही नहीं है वो कौन सा है? सी का ये वाला जो पोर्शन है बहुत बड़ा वाला है, ये भाग बहुत बड़ा है, इसकी अपेक्षा जे बहुत छोटा है, इसीलिए ये क्या है? सही नहीं है। 1/8 को सही निरूपित नहीं करता। कौन सा? सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या दी हुई, इसको पढ़ने का तरीका बताना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। संख्या 40 79 28 को पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? तो पढ़ लीजिए, बिल्कुल आसान सवाल है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4,07,928 पढ़ा जाएगा। 4,07,928 इसको सही पढ़ा जाएगा। पहला ऑप्शन ही इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपको देखना है तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है माप की अवधारणा से संबंधित है। क्या है? माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। यदि आप मापन की विधि बता रहे हैं, मापने के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसका जो सही चरण होगा वो चरण आपको यहाँ पर देखना है। क्या होगा? शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले मानक इकाइयों का प्रयोग नहीं करते। सबसे पहला वाला आपको देखना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है। तो आपको यदि 1 मिल गया ना तो बिल्कुल आसानी से। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंध को समझते हैं। तो शिक्षार्थी क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ देखेंगे सी ऑप्शन क्या दिया है? सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। सरल अवलोकन द्वारा कुछ वस्तुएं लंबी होंगी, कुछ गोल होंगी, कुछ चौड़ी होंगी, कुछ शंकु आकार की हैं। तो सरल अवलोकन द्वारा सबसे पहले उन वस्तुओं को सत्यापित करेंगे। तो सी ऑप्शन आपका डी में है, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा करेंगे। सी तो इसका राइट आंसर हो गया, लेकिन इसमें इसका कौन सा सही आंसर होगा? डी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसने सी किया। इसके बाद में बी करेगा। बी में क्या है? लंबाई मापने के लिए लंबाई मापने के लिए बी वाला देखना। लंबाई मापने के लिए अमानक, क्या है? अमानक इकाइयों का प्रयोग करेगा। अमानक इकाइयाँ क्या होगी? जैसे कि आपका बित्ता हो गया, हाथ हो गया, कदम हो गया, या फिर बुक है, 2-4 बुक रख लिए इकट्ठा रस्सी के माध्यम से, तो वो अमानक इकाइयाँ होगी। इसके बाद में क्या करेगा? मानक इकाइयों का प्रयोग करेगा। पहला वाला मानक इकाइयों का करेगा। सबसे लास्ट में करेगा शिक्षार्थी मीट्री या फिर मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। यानी कि मानक इकाइयों को जो समझने लगे, फिर बाद में देखा होगा सेंटीमीटर से मीटर है, मीटर से सेंटीमीटर, इंच को सेंटीमीटर
सेंटीमीटर में, फुट को सेंटीमीटर में, इसको बाद में संबंध, सबसे लास्ट में संबंध स्थापित करेगा। तो चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बन जाना चाहिए। ये क्वेश्चन भी सीटेट में पूछा जाएगा, पुलिस के एग्जाम, एसएससी के जो एग्जाम होते हैं उन परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए इसको अच्छे से थोड़ा सा रीजनिंग की दृष्टि से समझिए, किस प्रकार से इसको समझना है आपको। यदि यहाँ पर देखा जाए तो 4, यहाँ पर एक साइन दिया हुआ, 3 दिया हुआ, ठीक है। तो ये 3 जो डिनोट कर रहा है 1 2 3 संख्या है, ये 4 1 2 3 4 संख्या, ये 4 1 2 3 4, यानी कि लास्ट में जो संख्या है उतनी बार उसको जोड़ना है, लेकिन आगे जो संख्या है उस संख्या से स्टार्ट करना है। 4 4 से स्टार्ट करना है, यहाँ पर क्या है 5 5 से स्टार्ट किया, 6 है तो 6 से स्टार्ट किया है। तो यदि मैं यहाँ पर क्या दिया है n और साइन दिया हुआ 8 का मान क्या होगा, तो इसका मान निकालने की आपको क्या करना है, n निकालेंगे, n होता है, ठीक है। और n सबसे पहले जैसे कि ये 6 था, ठीक है, तो 6 लिख लिया, 6 के बाद में फिर 1 बढ़ा के संख्या लिख दी, तो यहाँ पर n लिख दिया हमने। तो n में प्लस करना, 1 बढ़ा के संख्या, तो n + 1 करोगे तभी तो, जैसे कि यदि 6 मानूँ इसको, तो 6 और 1 इतना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसके बाद फिर इसको जोड़ दिया, फिर आगे की संख्या लिख, तो n + 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, n + 2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस n + 3 हो जाएगा, n + 3 हो जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 8 बार तक जाना। यहाँ पर 4 था, यहाँ तक 3 था, यहाँ पर 5 4 था, तो ये 8 बार तक जाएगा। तो n + 3 हो जाएगा, फिर प्लस करूँगा तो n + 4 हो जाएगा, n + 4 हो जाएगा। इसके बाद में n प्लस कितना हो जाएगा, n + 5 हो जाएगा। इसके बाद में n + 6 हो जाएगा। इसके बाद में n + 7 हो जाएगा। n + 7 तक ही क्यों लिया मैंने, आगे क्यों नहीं कर रहा हूँ भाई, एक यानी ये भी तो है, ये 8 है, ये 8 से स्टार्ट किया है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 अंक हो गए, 8 बार जोड़ दिया। इसमें जो 8 बार जो जोड़ने के लिए बोला है, n जोड़ने के लिए, n में 1 बढ़ा करके संख्या, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, 1 n जे है, 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 n हो जाएगा। 8n जो आएगा, ठीक है, 8n तो आएगा, लेकिन 8n C में भी है और 8n D में भी है, ठीक है। अब कितना आएगा, 1 जे है और 2, 1 और 2 3 3 6 6 4 10 और 10 और 5 15 15 6 21 और 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 8n और प्लस में 28 जो हो जाए, ये आपका आंसर होगा, जो कि तीसरा ऑप्शन C ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से सवालों को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बताना या फिर बनाना। तो एक अच्छा गणितज्ञ होने की, कोई सा भी शिक्षक बनो, कोई सी भी विषय हो आपका, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, ये सबसे जरूरी होगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन जो बाकी के ऑप्शन है वो भी आप देख लो, कभी भी किसी भी विषय में निपुणता प्राप्त नहीं करनी है आपको, ना ही कभी भी आपको सूत्र याद कभी नहीं करवाना है आपको। बहुत जल्दी सवालों को हल बहुत जल्दी नहीं करनी आपको, बहुत जल्दी नहीं करना जी कभी भी, ना तो समावेशी शिक्षा में, ना बाल केंद्रित शिक्षा में, ना ही एनसीएफ में है, ना ही एनसीईआरटी ने कहा है कि बहुत जल्दी करना है। बच्चे गलती करते हैं, सीखते हैं, बहुत धीरे धीरे सीखते हैं, तो धीरे धीरे फिर वो उसमें परिपक्व हो जाते हैं। निपुण नहीं होते, लेकिन कभी भी निपुण नहीं क्या होते, परिपक्व होते हैं, समझने लगते हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। कुछ आमों का भार 2 किलोग्राम 600 ग्राम है, 2 किलो 600 ग्राम है, तथा कुछ सेब का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। यदि आमों को कुछ कुल ग्राम में करो तो 2600 ग्राम हो जाएगा, वह माइनस कर दो सेब के कितना हो जाएगा, 1450 हो जाएगा। भाई 1450 हो जाएगा ना, 1 किलो में कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम होता है और 450 ग्राम और उसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 किलो में कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएंगे, उसी में जोड़ दीजिए कितना, 600 ग्राम और दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2600 ग्राम। उसमें माइनस करेंगे तो 2600 में से यदि 1400 माइनस 0 का 0, 10 में से 5 जाएंगे 5 आ जाएंगे, और इसके बाद में 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर 2 में से 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1150। 1150 का मतलब होता है 1 किलोग्राम 150 ग्राम, तो ये 1 किलोग्राम इतना सही जवाब हो जाएगा इसका, ठीक है। 1 किलोग्राम और 150 ग्राम इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो एनसीईआरटी के आधार पर दिया है, क्या है, एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं,
कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी ही दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। मतलब ये जो शीर्षक दिए हुए क्यों दिए गए हैं, इसकी वजह क्या है। कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने के हेतु, विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, उन्हें अलग सा समझाने के लिए, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। दैनिक जीवन से हमेशा जोड़ के रखना है उनको, बच्चों को जो भी सिखाते हैं उनकी दैनिक जीवन, दैनिक दिनचर्या, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं से संबंधित ही कुछ आपको सिखाना है। कभी भी आपको चुनौती तो देना नहीं है अलग से, कभी भी ऐसा होता है कि अलग से फील करवाने के लिए, तो ऐसा नहीं है, ना ही उनको अनुमान लगाने के लिए ऐसा करना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं। इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है। तो ये ग्राफ पेपर के माध्यम से दिया है। यदि बाल विकास में आपने देखे हो मैडम के वीडियो, तो उसमें उन्होंने बताया था, वक्र बताए थे, अधिगम वक्र बताए थे सीखने के लिए, कि जो सीख रहा है हमेशा सीखता है या फिर घटता बढ़ता है, सबसे पहले घटता है फिर बढ़ता है। लेकिन इसमें कुछ अलग पूछा, लेकिन यदि वो समझ गए होंगे तो आपको ये आंसर ही बन जाएगा। यदि आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पे हर एक सब्जेक्ट की विषय वाइज वीडियो बनी है, वो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी है उसकी, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं जो भी टॉपिक आपका कवर नहीं हुआ है। और हिंदी संस्कृत में बेसिक जरूरी है, सबसे ज़्यादा आपके पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम शब्द, उसके जो समानार्थी शब्द, एक वाक्य में उत्तर, लोकोक्ति, कहावतें, मुहावरे और समास, संधि, विच्छेद जो है, ये बहुत ज़रूरी है। और हिंदी में आपको जो वर्णमाला जो है वो उसमें से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो आपको आना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, इसमें बढ़ने शुरू हुए, दाम बढ़ने शुरू हुए, वो है डी। इसमें दाम बढ़ने शुरू हुए, बढ़ने का मतलब होता है ऊपर उठना, ऊपर उठना, ठीक है। ये नीचे गिर रहा है, दाम गिर रहे हैं, जिसमें भी दाम गिर रहे हैं इसमें भी बढ़ करके गिर चुके हैं, इसमें दाम बढ़ने शुरू हो चुके जी। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है और 3/5, 3/7 रोहित की प्रतिक्रिया थी, चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा है। यह बताता है कि रोहित ने अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया है। रोहित को भिन्नों की परिणाम की समझ नहीं है। रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं समझता। रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब तो है डी, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है। जो छोटे से छोटा बच्चा 7वीं क्लास में सब कुछ दिया हुआ, बिल्कुल पहले चैप्टर में ही सब कुछ दिया है। तो इसमें क्या है, देखो, जब आपके अंश जो हैं वो समान रहे, अंश समान रहे, अंश कैसे हो, समान हो, अंश समान हो, तो हर वाली जो संख्या सबसे छोटी होगी, जो सबसे छोटी होगी वो ही भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी कहलाएगी। जे इसमें जे हर सबसे छोटा है तो जे संख्या सबसे बड़ी कहलाएगी। यदि एग्जाम्पल के तौर पे मैं यदि 30 की जगह पर इसको 30 कर दूं, ठीक है, 30 कर देता हूँ, बट्टे में 5 कर दे, यहाँ पर बट्टे में 7 कर दे। यदि इन दोनों को भाग कर दूँ, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 6 बार जाएगा भाग। यहाँ पर 7 एकम 7 चौके 28, 4 ही बार जा रहा है, 4 से थोड़ा और चला जाएगा, पॉइंट रखूंगा तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितनी बार चलेगा, 6 बार। यानी कि जो हर आपकी बड़ी होगी वो भिन्न छोटी होगी, उल्टा हो जाएगा जब आपके क्या होंगे, अंश समान होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। भिन्नों की, उसकी जो तुल्य भिन्नों की अवधारणा उसको समझ में नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भिन्नों की अवधारणा के ऊपर ही दिया है। क्या दिया है, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक खालिस्तान से शुरुआत कर सकता है। उसके आसपास की वस्तुओं विभिन्न भागों की पहचान करना, विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना, संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, a/b के रूप में भिन्न लिखना जिसमें b बराबर नहीं है 0 के, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पहला, उसके आसपास की वस्तुओं से में भिन्न भागों की पहचान करना। जो भी उसके पास वस्तुएं हैं, जैसे कोई कागज़ है, कोई आपके पास में कोई मान लो पूरा कमरा उसमें टाइल्स लगी हुई है, तो उसके कितने भाग हो सकते हैं, एक टाइल्स है उसमें कितनी टाइल्स बिछ सकती हैं। तो इस प्रकार से जो भी आपके पास वस्तुएं उपलब्ध हो, सबसे पहली बात है प्राथमिक स्तर में आपको जो भी आपके आसपास होता है उसी से आपको सिखाने की शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो तीलियों के आधार पर जो भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है जी। माचिस की तीलियों की
तीलियों से, माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच करना है। क्या है? माचिस की तीलियों से जो पैटर्न बना है इसकी जांच करना है कि एक पैटर्न में कितने हैं। यहाँ पर यदि देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 6 तीलियाँ लगी हुई हैं एक त्रिभुज बनाने में, ठीक है। इसके बाद हम इसी प्रकार से यदि बनाएंगे तो यदि एक बनाने में इसमें तो 6 लगी हैं टोटल, 1 2 3 4, ये 4 और बढ़ गई। इसी प्रकार से 1 2 3 4 जे इतनी है और 6 जे हैं, 6 4 10 हैं। इसके बाद 1 2 3 4 और बढ़ गई, यानी कि प्रत्येक में 4 बढ़ रही हैं। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। एक पैटर्न है जिसमें 6 लगी हैं, बाकी हर एक में 4 बढ़ रही हैं, ठीक है। तो यदि मैं पहले वाले की भी 6 अलग कर दूं, सभी में 4 4 कर दूं, ठीक है, तो 15 चौके कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 15 चौके 60 हो जाएगा। लेकिन एक में जो है 6 हैं, बाकी सभी में 4 हैं, तो 6 हैं एक में, लेकिन मैंने तो सभी में 4 कर दिया है गुणा, तो उसमें क्या कर दूंगा? 2 और जोड़ दूंगा। इसकी जो है मैंने इसमें क्या कर दिया, इसकी जैसे यहाँ पर इसमें 6 है, इसमें भी मैंने 4 मान ली, 2 मैंने बाद में जोड़ दी, तो 6 हो गई इसकी, ठीक है। तो 60 और 2 कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा, जो कि इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल भी हमेशा पूछे जाते हैं। पत्तियों पर भी पूछे जा सकते हैं, इसे पत्ती भी दे सकते हैं आपको, कुछ जंतुओं की संख्या दे सकते हैं, किसी न किसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया, एक आयत की लंबाई l और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। तो यदि लंबाई की बात करूँ, लंबाई क्या दी हुई है? l दी हुई है। चौड़ाई कितनी है? इसकी आधी है, मतलब में कितनी है? चौड़ाई कितनी हो जाएगी? l/2 हो जाएगी। ये चौड़ाई है और ये क्या है? लंबाई है। अब उसमें क्या बोल रहा है? आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दिया। लंबाई कितनी कर दी जाए? दुगनी, यानी 2l हो गई लंबाई, और फिर प्लस में क्या कर दूं? प्लस कर दूं l/2, चौड़ाई उसकी उतना ही रहने दूं। ये इतना जोड़ दिया, और इतना जोड़ने के लिए जब जो परिमाप होता है उसका सूत्र क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, और गुणित में क्या करते हैं? 2 करते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 का गुणा कर दूंगा। अब इसका एलसीएम लूंगा तो 2 तो 2 दूनी 4l, 4l और प्लस में l, बटे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और गुणे में 2 रहेगा। इसके बाद में 2 है यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4l और 1 कितना हो जाएगा? 5l, 5l बटे में कितना है? 2, और गुणित में जो 2 रहेगा ही यहाँ पर, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपका? 5l, जो कि तीसरा ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सवालों को हल करना है। इसी प्रकार से सवाल आपको पूछे जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ उसका बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।